पिछले वीडियो में आपको थर्मोडायनेमिक्स के कुछ प्रॉब्लम बताए जा रहे थे जो फर्स्ट और सेकेंड लॉ पर बेसिस था। उसमें सेकेंड लॉ में आपको हीट इंजन पर और उसकी एफिशिएंसी पर भी चर्चा की गई थी और कुछ प्रॉब्लम आपको बताए गए थे, जिसमें वर्क डन या एफिशिएंसी किस तरह से ज्ञात किए जा सकते हैं, उनके क्या एप्लीकेशन होते हैं, ये चर्चा किया गया था। जैसा कि कुछ फॉर्मूले आपको एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने दिया था वर्क डन का, जैसे ये dW इक्वल टू P इंटू डी, या पाइसन्स का जब एप्लीकेशन आप यूज करते हैं जैसे PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको ब्रेक करके समझाया गया था। लेकिन उसमें एक पावर जो है मिस्टेक हो गया था, जिसमें अपान में लेते समय गामा -1 के बजाय 1 माइनस गामा वो पावर लिख दिया गया था। तो वो करेक्शन होगा, उसको आप ध्यान देंगे। यहाँ से जैसे हमने P को रिप्लेस कर दिया था और ये मान यहाँ रख दिया गया था, वर्क डन आप W मान लीजिए। एडियाबैटिक प्रोसेस की चर्चा हो रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो उसमें आप देखेंगे जैसे हमने P को रिप्लेस किया के V की पावर गामा इंटू डी वी, इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ पर जो है सॉल्व करते समय जैसे के P की पावर माइनस गामा डी वी, इनिशियल टू फाइनल, ये रिटर्न किया गया। इसकी पावर को अपवर्ड लाए हैं और इंटीग्रेशन के बाद आप इसमें के P की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपान माइनस गामा प्लस 1, ये रिटर्न किया गया इनिशियल टू फाइनल। इस तरह से तो इसको अपान में लाते समय ये प्लस और ये माइनस होना चाहिए, जबकि वहाँ 1 माइनस गामा रिटर्न कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान देना होगा। यहाँ से वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये जो मान प्राप्त होगा 1/1 माइनस गामा, ये आप ले सकते हैं 1 माइनस गामा इन ब्रैकेट। अब आप चाहें तो इसको अपान में लिख दें, जैसे के अपान बी की पावर गामा -1, और ये वैल्यू दी गई है इनिशियल टू फाइनल वैल्यू। तो आपको यहीं पर वो रिटर्न देखेंगे तो उस वीडियो में ये प्रॉब्लम है कि वो साइन रिवर्स है, 1 माइनस गामा है। बाकी आपको ये भी बताया गया था कि हम के जो लिखते हैं PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको लिखने का प्रोसेस समझाए थे। PV इक्वल टू RT लेकर इसमें ये समझाया गया था कि हम इसका कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। इसको कहा था हमने कि PV की पावर गामा -1 इंटू V, इनको मल्टीप्लाई करिए तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट। या PV को हटा दीजिए तो आप RT यूज कर सकते हैं, जैसे ये इनिशियल आप लेते हैं तो यहाँ से PV को हटाकर आप RT यूज कर सकते हैं, VI गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमने दिया था प्रोसेस, जैसे कि आप यहाँ पर ये रिटर्न किए हैं 1/1 माइनस गामा, जैसे ये लिख रहे हैं आप 1 के अपान, चाहे तो यहाँ फाइनल भी लिख सकते हैं। वैसे ये मान फाइनल के लिए भी आप ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे T फाइनल, V फाइनल और गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, अर्थात ये दोनों वैल्यू रिपीट हो सकता है। तो चाहे आप फाइनल पर रिपीट करिए, इनिशियल पर रिपीट करिए, या के लिखे रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप यहाँ फाइनल लिखते हैं माइनस, अब इनिशियल यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो के का कोई फंक्शन यहाँ रिपीट कर दीजिए तो आपको ये प्राप्त होगा। यहाँ पावर ध्यान देना है, गामा -1 गामा -1। तो इस तरह से आपने यहाँ पर 1/1 माइनस गामा और के का कोई फैक्टर, जैसे इसी को हम रिपीट कर दे रहे हैं तो RTI
और वी आई देख रहे हैं यहाँ पर, वी आई गामा -1 अपान वी फाइनल यहाँ पर है गामा -1, और यहाँ पर जो है आर टी आई वी इनिशियल गामा -1 अपान इनिशियल गामा -1। तो ये पावर देखिए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से पूरा ये, और आर टी इसमें कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर -1 आप रिटर्न कर सकते हैं। तो यही एप्लीकेशन कुछ दिन रिटर्न कर रहे थे तो ये पावर डिफरेंस प्राप्त हुआ था और कैंसिल नहीं हुआ था। तो ये चीज़ आप संशोधन कर लेंगे, और इसका क्या बेनिफिट है तो आपको एक न्यू फॉर्मूला प्राप्त होगा और उस पर प्रॉब्लम आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चाहें तो इसमें जैसे ये 1 आ रहा है देख सकते हैं, W आर टी आई कॉमन ले लीजिए 1 माइनस गामा। तो यहाँ पर आपको इनिशियल और फाइनल का एक रेशियो मिल गया गामा -1, और इसको कॉमन लेने के बाद ये कैंसिल हुआ है -1। ये आपको न्यू फॉर्मूला मिल गया। तो इस तरह से वर्कन इन एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत सारे एप्लीकेशन आप यूज़ करके नए नए फॉर्मूले तैयार कर लेते हैं और उन पर प्रॉब्लम आपको दिए जाते हैं। जैसे इसको गामा माइनस अगर 1 आप लिखना चाहें, जैसे आर टी आई इनिशियल टेम्परेचर आज आप जानते हैं गैस कांस्टेंट, ये गामा -1, तो ये माइनस साइन कॉमन ले लीजिए या इसका माइनस कॉमन लेकर और इससे कैंसिल करके प्लस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन रिवर्स आप इसको 1 माइनस वी इनिशियल फाइनल और पावर गामा -1 यूज कर सकते हैं। तो ये फाइनल आपको फॉर्मूला मिला। इस तरह से आपने देखा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क को हम कैसे किसी पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उन पर डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना होगा कि आपको इस पर जो प्रॉब्लम दिए जाएंगे उसमें इनिशियल फाइनल वॉल्यूम भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, गामा का कोई मान भी होगा। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस डिफाइन करने के लिए दिया जा सकता है। वैसे यहाँ पर जो है इसका रेशियो भी रो से दिखाया जाता है, वॉल्यूम रेशियो। जैसे यहाँ पर फाइनल अपान इनिशियल, इस तरह से ये रेशियो रो, तो आप कह सकते हैं कि 1/रो इक्वल टू इनिशियल एंड फाइनल, ऐसे रिवर्स। तो आप इसको 1/रो भी रिटर्न कर सकते हैं, आर टी आई गामा -1 1 - 1/रो की पावर गामा -1। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो है नए नए एप्लीकेशन आपको बना कर दे दिया जाता है वॉल्यूम रेशियो के टर्म में, और इस तरह के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने होते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस इस पर आपको सेट करके दे रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में पाइसन कोफिशिएंट का मान 1.4 है, इस तरह दिया गया है, और कोई कांस्टेंट टेम्परेचर आपको दे दिया गया है, मान लीजिए वो 27 डिग्री सेल्सियस है, और इस स्थिति ताप पर जो है आप इसके आयतन में प्रसार कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, ऐसा कोई कंडीशन दे दिया गया है। और आप जानते हैं गैस कांस्टेंट 8.31 या कभी 4 भी दे सकता है जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस आर केल्विन, जैसा देता हो आप उसको रीड कर सकते हैं। तो इनमें से जितने भी मान हमने दिया है सब रख कर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तो 8.31 इंटू, इसको कन्वर्ट कर लीजिए केल्विन में, यहाँ पर चेंजेस की कोई वैल्यू है तो हम इसको भी केल्विन में दे दे रहे हैं। इस तरह से कोई केल्विन में मान दिया है तो आप केल्विन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ 273 ऐड करके 300 केल्विन ये हमने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर 300 केल्विन आ गया अपान 1.4 - 1
वन माइनस, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 टाइम्स है, तो इनका रेशो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं वी आई और वी एफ का रेशो 1/2 होगा, तो 1.4 माइनस 1। अब आप इनको सॉल्व कर लें तो 8.31 इंटू 300। अब कैलकुलेशन तो हम लेफ्ट कर दे रहे हैं, आप सॉल्व करिएगा। इस तरह से यहाँ पर ये 0.4 1/2 की पावर 0.4 ये प्राप्त होगा, जिसका मान लगभग 0.67 के आसपास होता है। आप अलग से इसको याद कर सकते हैं या कोई वैल्यू आपको दिया गया होगा, मान रख कर सॉल्व करेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने इस तरह के मान आपको वर्क के लिए अलग अलग बताए थे, जिसको प्रॉब्लम लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रॉब्लम आपको ध्यान देने होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप उनको रख कर सॉल्व करें। आपको बताया गया था एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, जिसमें लिखा गया था 1 माइनस T2/T1। हमने कहा था T2 और T1 केल्विन में होने चाहिए, और साथ में ये भी हेल्प किया था, बताया गया था कि T2 लेस देन टेम्परेचर बाई T1। ये आपने सिंक का कहा था, या टेम्परेचर ऑफ सिंक जो शो किया गया था एट कांस्टेंट बट इट इज़ लेस देन बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो कोई भी वैल्यू जो दी गई है T1 T2 कांस्टेंट है, लेकिन इनके टेम्परेचर में डिफरेंस रखा गया है, और ये आपको बताया गया था। तो इस पर जो प्रॉब्लम होते हैं बहुत इजी भी होता है, थोड़ा सा एप्लीकेशन बढ़ा भी सकता है। इस बहुत इजी है तो परसेंटेज भी पूछ लेता है, T1 T2 के मान दिए हुए हैं तो उसकी इफ़िशियंसी कितने % होगी, या एफिशिएंसी दी गई है तो उनमें से अननोन टेम्परेचर कितना होगा, इस पर ही चर्चा होता है। जैसे देखें, आपको हमने T1 दे दिया 800 केल्विन, T2 दे दिया 127 डिग्री सेल्सियस, देन परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। देखिए केल्विन में सेल्सियस में, तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे 273। अब ये कन्वर्जन के बाद आपका जो मान प्राप्त होगा वो देख सकते हैं 400 केल्विन के आसपास होगा। तो इस तरह से एफिशिएंसी जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 400/800 या 1 माइनस 1/2, तो 1/2 परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर 50%, ये एफिशिएंसी प्राप्त हो गई। तो ये इजी प्रॉब्लम में आते हैं, मान दिए रहेगा, आप रख कर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कभी कुछ इस तरह के भी प्रॉब्लम दिए जाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी मान लीजिए 60% है, इस तरह से दिया हुआ है 60% है, जबकि इसके हॉट सोर्स का टेम्परेचर 800 केल्विन है। कहा जाता है इसमें कि इसकी एफिशिएंसी 80% प्राप्त करने के लिए सिंक के टेम्परेचर को कितना डिक्रीज या इंक्रीज किया जाए। तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो ये आपसे कहा जा रहा है कि कितना चेंजेस किया जाए सिंक के टेम्परेचर में, जिससे कि एफिशिएंसी 60 से 80% हो जाए। तो आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले जो मान आपको ज्ञात है उनसे सिंक के टेम्परेचर को आप सॉल्व कर लें। जैसे एफिशिएंसी दिया हुआ है 60%, 60/100, 1 माइनस T2 अननोन है, T1 आपको 800 केल्विन मालूम है। तो ऐसे में आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। T2/800 1 माइनस 6/10, या आपने सॉल्व कर लिया 4/10। T2 का कोई मान प्राप्त हो गया, इस तरह से देखें, T2 का कोई मान आपने प्राप्त कर लिया, और यहाँ से
अगले में परसेंटेज इफिशियंसी चेंज किया जा रहा है 80 और इसकी कोई न्यू वैल्यू, तो आप इसको T2 डैश मान लीजिए न्यू, और फिर देखिए कि वो 80% के लिए क्या यूज़ करना होगा, इंक्रीज या डिक्रीजेस जो भी होगा वो मालूम हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको यूज़ करना है यहाँ पर 80%, 80/100 1 माइनस, अब आप यहाँ पर जो पार्ट यूज़ करने जा रहे हैं उनमें से T2 को चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो T2 डैश है, T1 आप 100 यूज़ कर रहे हैं, तो T2 डैश का मान आप निकाल लेंगे यहाँ पर जो भी आ जाए, जैसे इसको आपने कैंसिल कर लिया T2 डैश बाई 800, तो 1 माइनस 8/10 या 2/10 ये आपने प्राप्त कर लिया। तो T2 डैश का जो मान प्राप्त हो गया यहाँ से इस तरह से 160 केल्विन देख सकते हैं। एक जीरो आप इसका कैंसिल कर दीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब कितना चेंजेस हुआ है ये आप देख सकते हैं, रिड्यूस हुआ है या इंक्रीज हुआ है। तो पहले से ये कम हुआ है क्योंकि पहले आपने निकाला है 320 केल्विन, बाद में आ गया 160 केल्विन। तो रिड्यूसिंग टेम्परेचर आपसे पूछा जाता है, रिड्यूसिंग टेम्परेचर फॉर सिंक, तो आप इसमें 320 माइनस 160 इस तरह से आप इनको सॉल्व कर लें। इतना केल्विन ये रिड्यूस कर दिया गया, ये इतना केल्विन रिड्यूस कर दिया गया। तो ऐसे प्रॉब्लम दिए जाते हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज, तो आपको ऑप्शन बनाते समय ये देखना होगा कि जब एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है तो ध्यान रखिएगा यहाँ एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब ये वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, ये लोवेस्ट, क्योंकि जितना ही ये कम होता जाएगा रेशियो एफिशिएंसी उतना ही इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरह से हमने एफिशिएंसी को बढ़ाते समय T2 को रिड्यूस कर दिया या उसका सॉल्व रिड्यूस ही प्राप्त हुआ है जो अभी आप देख रहे थे। इसमें ये भी कह सकते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सिंक का टेम्परेचर इंक्रीज भी करना पड़ता है। तो आप उसमें ये भी देख सकते हैं कि 1 माइनस ये लिखा हुआ है T2/T1, तो इसमें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसको इंक्रीज करना होता है, इसको लोवेस्ट और इसको हाईएस्ट। तो जितने ही इसको हाईएस्ट वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे एफिशिएंसी उतना ही अधिक प्राप्त होती है। तो ऐसे प्रॉब्लम देता है कि इनमें से सिंक का टेम्परेचर मालूम है और एफिशिएंसी दी गई है, सोर्स का कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए जिससे कि एफिशिएंसी मान लीजिए 60 से 80% हो जाए। सेम प्रॉब्लम वहीं रिपीट कर रहे हैं। अब की बार आपको T1 की वैल्यू निकालना होगा, जैसे हमने दे दिया T2 जो है 200, ये आपको मालूम है केल्विन है, और उस समय एफिशिएंसी आपको दे रहे हैं यहाँ पर जो है 60% है हीट इंजन की। तो कहा जा रहा है कि हाउ मेनी टेम्परेचर आपसे इंक्रीजेज बिकॉज इट्स न्यू एफिशिएंसी इज ऑब्टेन 80%, ऐसे देखिए 80%। तो फर्स्ट वाले कंडीशन से आप क्या करेंगे, जैसा कि ये 60% कहा जा रहा है तो आप 60% यूज़ कर लीजिए। 1 माइनस T2 200/T1, तो यहाँ से आप 200/T1 इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस 6/10 4/10 या T1 आपने निकाल लिया 4/10, तो यहाँ पर 2000/4 या 500 केल्विन। T1 मालूम हो गया। अब आपको अगली बार इसमें इंक्रीज करना होगा, तो ये ईटा ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस T2/T1 डैश, ऐसे देखिए। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम और हो सकता है कि आप डायरेक्ट इंक्रीजेस भी बता दें, लेकिन थोड़ा सॉल्व करने में लेंदी होगा। जैसे T1 प्लस डेल्टा T, तो कितना इंक्रीज करना है, तो डेल्टा T सीधे आप सॉल्व करके ये मान प्राप्त कर सकते हैं। T1 की वैल्यू आपको यहाँ से रखनी होगी जैसा कि ये दिया जा रहा है।
T2 आपको मालूम है, T2 ऑलरेडी दिया गया है, रख कर आप डेल्टा टी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक तो प्रोसेस ये है जो अभी हमने लिखा है 80/100 1 माइनस T2/, अब T2 T1 की वैल्यू रख ही दिया जाए, तो T2 मान लीजिए 200 और T1 शायद 500 प्लस डेल्टा टी। तो एक तो प्रोसेस ये है कि आप इनको सॉल्व करें और डेल्टा टी निकाल लें। दूसरा यही है कि इसका कोई न्यू फॉर्मेशन आप नाम लेकर, जैसे 80% थीटा है एफिशिएंसी, तो 1 माइनस T2 आपको 200 दिया ही गया था, T1 की कोई वैल्यू चेंज हो रहा है, डैश मान लीजिए, तो 200/T1 डैश 1 माइनस 80/100। तो इस तरह से 20/100 या 2/10 आपने मान प्राप्त कर लिया। तो T1 डैश यहाँ से आ जाता है, और T1 डैश जैसे ही आप सॉल्व कर लेते हैं उससे आप फिर डेल्टा टी की वैल्यू निकालते हैं, जो दोनों का डिफरेंस होता है। पहले जो आपको दिया गया हो 500 है, जितना भी है, तो 500 मान लीजिए था, आप 1000, तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं 500 केल्विन इंक्रीज हो गया। तो ऐसे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, बहुत इजी होता है, और देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस दिए जाते हैं। एफिशिएंसी का भी सीरीज वगैरह में भी देती है, तो उसको आप उसी तरह से सॉल्व कर लीजिए। कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन पर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई हीट इंजन है, अब इसके साथ सीरीज में एक और हीट इंजन ऐड कर दिया गया इसी के साथ, तो जितना हीट ये रिजेक्ट करता है दूसरे का, ये सिंक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे इस तरह का ये वर्किंग यहाँ पर है, इसका W1, इसकी वर्किंग W2 है। ऐसे इसका हीट एब्जॉर्ब Q1, टेम्परेचर T1 है, इसका Q2 टेम्परेचर यहाँ पर T2 है, और ये इसके लिए सिंक का हो गया, और इससे जो एब्जॉर्ब हो रहा Q3 टेम्परेचर T3 है, ये फाइनल हो गया। इस तरह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन में फर्स्ट ये हीट इंजन हो गया और सेकेंड ये हो गया। इन दोनों पर चर्चाएँ होती हैं। जैसे पहले वाले के लिए आप लिखते हैं इसमें Q1 माइनस Q2, या फर्स्ट वाले के लिए जब आप सॉल्व करते हैं तो एफिशिएंसी में जैसे इसको फर्स्ट मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर T2/T1 आप नोट कर सकते हैं। लेकिन जब आप सेकेंड वाले के लिए एफिशिएंसी लेंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो है T3 सिंक का है, और ये इसके सोर्स का बिहेवियर दिखाया गया है यहाँ पर। तो 1 माइनस ये कह सकते हैं, यहाँ पर जो दिखाया गया सिंक के लिए है, और जो ये एब्जॉर्ब हो रहा है वो यहाँ पर सोर्स के लिए है। तो जो T3 है यहाँ पर T2 यहाँ पर रख दीजिए, और इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें से कोई आपको मान देगा, जैसे कि एफिशिएंसी बराबर कर सकता है, तो यहाँ पर T2 और T1 के मान मालूम होने पर T3 ज्ञात हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सीरीज कॉम्बिनेशन के आते हैं, तो इनको आप सॉल्व करेंगे। इनमें से कोई मान आपको दिया होगा एक दूसरे में कन्वर्जन के लिए। अभी तो ये ऐसा भी कर सकता है कि इफ σ1 = 2, ऐसा भी, तो इनमें से कोई रिलेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रॉब्लम है, कैसे किए जाते हैं, क्या है। लेकिन आपको कुछ ट्रिक हम उस पर भी दे दे रहे हैं, जैसा कि पीवी डायग्राम में भी हमने बताया था। पीवी डायग्राम में कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं जो आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उनको भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे ये देखिए, इस तरह का कोई ट्रायंगुलर शेप आपको दे दिया गया, वॉल्यूम V1 V2, और यहाँ पर जो है प्रेशर N/m²,
प्रेशर P1 P2। कोई सिस्टम A to C और यहाँ A to B, B to C, ऐसे हमने एरो दिखा दिया। तो आपसे कहता है कि फाइंड वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस ऑन पाथ A to C। तो A to C पाथ जाने पर वर्क क्या होगा, उसकी प्रोसेस क्या है, वो आपको क्लियर करना होता है। तो A से C पाथ पर जाने में जब आप वर्क याद करते हैं तो एक उपाय ये है कि A से C के नीचे जितने भी आपको साइडेड एरिया मिलेगा उसको सॉल्व करना होता है। जैसे हम यहाँ से लाइन शुरू करते हैं, ऐसे देखिए, ये ऐसे लाइन शुरू है तो आपको 2 डिफरेंट पोजीशन प्राप्त हो रहा है, एक तो ट्रायंगुलर से दूसरा रेक्टेंगुलर। इन दोनों का एरिया लेना होता है वर्क डन के लिए। जैसे हमने कहा वर्क डन ऑन पाथ A to C, ऐसे तो आपने देखा एरिया ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। तो यहाँ पर एरिया जो है फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड फिगर। तो इस तरह से आपको एक हमने सिंबल दे दिया। तो वैसे एरिया ज्ञात करने के लिए आपके पास उपाय है भी। आप जैसे इसका ये बेस है BC, मान लीजिए हाइट के रूप में, वैसे तो हाइट है BC यहाँ पर है, हाफ BC इंटू AB, ये आप लिखते हैं, प्लस इसका आप लेते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये D है और इसको आप E मान लीजिए। तो ऐसे में यहाँ से जो है परपेंडिकुलर AD इंटू, अब यहाँ से ले सकते हैं BA या AB। यहाँ से देखिए AD AB या AD D, ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया। जो कॉमन है वो देख सकते हैं इसमें से। अगर इसमें AB कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं, ऐसे हाफ BC। अब ये है कि हाफ AC के साथ है क्योंकि टोटल कॉमन नहीं आएगा, हाफ BC प्लस देख सकते हैं यहाँ पर है BC और AB को हटाना चाहते हैं तो AD और AB दोनों से कॉमन था। तो इस तरह से आप इनमें अलग अलग सॉल्व करके रिटेन करते हैं। लेकिन इसका एक उपाय है कि आप इनकी दो डायरेक्ट भुजाओं को लेकर हाफ और ये परपेंडिकुलर करते हैं तो आपको इसमें ट्रायंगल का अलग से नहीं सॉल्व करना होगा। जैसे BC है और AB आपने लिखा था, उसी तरह से यहाँ पर AD और AB या DE आपने लिखा था। तो यहाँ से हम, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इनको अलग अलग सॉल्व करें। कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो आप डायरेक्ट इनको रखकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए A to C पाथ के लिए टोटल वर्क लेना है तो यहाँ से आप, अब आप इन दो समांतर भुजाओं को लीजिए, इनका सम कर लीजिए। जैसे CE है या EC प्लस AD, ये आपने सम कर लिया। ऐसे इंटू परपेंडिकुलर DE ले लीजिए, चाहे आप AB ले लीजिए, इंटू DE लिखिए या AB लिखिए। तो ऐसे में जो मान दिए होंगे रख कर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे तो डायरेक्ट एरिया आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये ध्यान देना होगा कि जब आप A से C जा रहे हैं तो यहाँ पर वर्क नेगेटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो जो आंसर आएगा ये आपको नेगेटिव वर्क शो करेगा, नेगेटिव वर्क, ऐसे नेगेटिव वर्क हमको शो करेगा। तो ऐसी प्रॉब्लमों को करते समय ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट आप रखिए और सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान देना है जैसे कि इसमें दो अलग अलग पाथ फॉलो हुआ है, एक तो ABC है, दूसरा AC डायरेक्ट पाथ है। अगर आप इस पर कोई वर्क निकालते हैं तो B से C वाला 0 डायरेक्ट वर्क इसके
रेक्टेंगुलर शेप में प्राप्त हो जाता है। तो दूसरा है जैसे वर्क डन इन पाथ ए बी सी, तो आप कह सकते हैं कि इसके 2 पार्ट हो गए, ए बी पाथ पर वर्क हुआ और दूसरा वर्क बी से सी पर हुआ। बी से सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ से जो ए बी पर वर्क होगा वो डायरेक्ट आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो इसमें ए बी इंटू ए बी, तो ये वर्क आपने देखा और इसको इस तरह से प्राप्त कर लिया गया ए बी सी पाथ पर। ऐसे रखकर या इसको डायरेक्ट हम रिटर्न कर दे रहे हैं, ए बी सी पाथ पर ये वर्क डन आपको दिखाएगा। इसी तरह से वो कहता है फर्स्ट लॉ का कोई एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए, तो आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट लॉ का क्या एप्लीकेशन है, कैसे यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं जैसे लिखा हो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो अभी तो आप वर्क को सॉल्व कर ही रहे थे, यहाँ पर ये इनिशियल और ये कोई फाइनल पॉइंट दिखाए हैं, तो यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं जैसे यू सी माइनस यू ए प्लस वर्क डन को आप सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रोसेस में कोई हीट वगैरह दिया गया हो या एक्सटर्नल वर्क है तो उस पर डिस्कशन हुआ है कि ये वर्क की वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होगी ए सी के लिए। तो यहाँ से वर्क का कोई मान होगा वो नेगेटिव प्राप्त होगा, नेगेटिव वैल्यू, और सी का कोई मान दिया होगा रख कर ए से सॉल्व कर लेंगे, ये डी क्यू होगा ऑन पाथ फॉलोड ए टू सी। कभी कभी इसमें सी का मान आपको पूछ लेता है, इनिशियली एनर्जी दी गई होती है, वर्क आपने पूरा सॉल्व किया और ए टू सी जाने में हीट मान लीजिए आपको दिया हुआ है, तो कहता है कि उसमें फाइनल इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी। इनिशियल भी चर्चा करता है, कुछ दिया हुआ है। तो हीट गिवन टू सिस्टम ए टू सी, तो मान लीजिए कि 1000 जूल ये शो किया जा रहा है। तो इसमें यू सी, अब यहाँ से अगर ये नहीं मालूम है तो छोड़ देंगे। ए का कोई इंटरनल एनर्जी आपको दिया गया है जैसे 600 जूल, तो इसको आप रिटर्न करेंगे प्लस इसके बाद जो वर्क का फंक्शन यहाँ आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, में भी पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी होगा वर्क आप रख कर सॉल्व करेंगे। तो इन प्रॉब्लम में कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट रहता है जो आपको मिल जाता है, उसको आपको सॉल्व करना रहता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट था आपको बताया गया। इस पर जो भी प्रॉब्लम थे हेल्प किए गए, तो किस तरह के प्रॉब्लम इसमें पूछे जाते हैं। और रेफ्रिजरेटर में भी हमने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपसे पूछा जाता है, यह कहा जाता है कि रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो उनको आप रखते हैं, सॉल्व करते हैं। इनमें ध्यान रखिएगा मेजरमेंट में जो भी है, जैसे यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल में आप इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी, इनकी सब चर्चाएं आप करते हैं और इनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको आप सॉल्व करते हैं। तो हमने डिस्कशन किया था इंटरनल एनर्जी पर किया है, अभी यहाँ पर एंथैल्पी पर कोई चर्चा नहीं हुआ है। एंथैल्पी तो आप केमिस्ट्री में रीड करते हैं, वैसे किसी रिएक्शन के लिए किसी अभिक्रिया की पूर्ण ऊष्मा का मतलब उसमें अभिकारक भी हो सकता है, उत्पाद भी हो सकता है, और उनकी टोटल जो है हीट या तो एब्जॉर्ब हुई है, रिलीज हुई है, या जो रिजल्टेंट है उसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो एंथैल्पी वैसे क्या होता है या आप ये मैथमेटिकल डेफिनेशन में जानते हैं, किसी ऊष्मागतिक निकाय की संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा तथा उसके निकाय पर कुल दाब और निकाय का संपूर्ण आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होता है। एंथैल्पी को डिफाइन करने के लिए आप ये मैथमेटिकल सिस्टम लिख रहे हैं,
कि सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ये कहा गया है कि एंथैल्पी है। वैसे इसको हमने मैथमेटिकल सिस्टम के अलावा भी बताया कि किसी प्रकार की अभिक्रिया में उपस्थित संपूर्ण ऊष्मा उस अभिक्रिया या निकाय की एंथैल्पी को शो करती है। संपूर्ण ऊष्मा में ये मैथमेटिकल हमने रिटन करके बताया। तो इस तरह से इसमें इसका एक्सप्लेनेशन है और हम लोग यहाँ पर ई को यू से शो कर रहे हैं। फिजिक्स में ज़्यादातर आपको इंटरनल एनर्जी को यू से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इन पर कोई एप्लीकेशन होता है तो आप ये सॉल्व करते हैं। इसी तरह से जो है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी पर चर्चा होती है और गिब्स एनर्जी पर चर्चा होती है। जैसे इसको याद करने के लिए H माइनस टी एस, यहाँ पर U माइनस टी एस, ये एस एंट्रोपी है और इसकी भी चर्चा हमने किया था। वैसे एंट्रोपी पर डिस्कशन अभी हम यहाँ कर देंगे। सारे यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है सब के बारे में हमने कोई पार्ट लिख दिया है। और इस तरह से ये जो वर्क डन बाय द सिस्टम या एनर्जी रिलीज बाय द सिस्टम ड्यूरिंग वर्क डन प्रोसेस, तो यहाँ एफ का मान जो है वर्क फंक्शन को डिफाइन करता है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। और इनका कोई पर्टिकुलर मान सॉल्व करने पर वर्क से ही हम लोग डिफाइन भी कर लेते हैं। तो उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। फिलहाल जो टॉपिक मेन है वो क्या है, ध्यान देना है। एंट्रोपी। एंट्रोपी की कोई क्लियर डेफिनेशन आपको इस तरह से मिलता नहीं है। कभी कभी तुलनात्मक कहते हैं फिजिक्स में, कभी कभी ऐसे मान आ जाते हैं, या तो केवल मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं या मैथमेटिकल के अलावा प्रयास किया जाता है कि आपको कोई प्रिंसिपल बेसिस या कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस कंडीशन देकर समझाया जाए। तो उस तरह से एंट्रोपी को क्लियर डिफाइन करने का कोई फंक्शन तो है नहीं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को रीड करने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के अलावा किसी भौतिक राशि या कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो वह है एंट्रोपी। तो इस तरह से एंट्रोपी इज द वेरिएबल कोऑर्डिनेट स्टेट लाइक एज P, V एंड T। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि दाब, आयतन और ताप की तरह एंट्रोपी भी एक थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स है, जिनके हेल्प से हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की व्याख्या कर लेते हैं। जैसे आंतरिक ऊर्जा, संपूर्ण ऊष्मा और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी, इनकी हम एक्सप्लेनेशन या व्याख्याएं कर लेते हैं। तो एंट्रोपी पर मैथमेटिकल डिफिनेशन ये दिया गया है कि चेंज इन एंट्रोपी, डायरेक्ट एंट्रोपी पर तो नहीं, चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ से ये रेशियो आप लिखते हैं, या शॉर्ट में अगर ऐसे देखें तो dQ/T से T एब्सोल्यूट कांस्टेंट टेम्परेचर है। यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हीट आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम टू एट एब्सोल्यूट कांस्टेंट गिवन टेम्परेचर। इस तरह से किसी ऊष्मागतिक निकाय की किसी प्रक्रम में निकाय को दी गई अथवा निकाय से ली गई ऊष्मा का एक परम ताप के साथ अनुपात ली जाए तो वह एंट्रोपी परिवर्तन को व्यक्त करता है। अगर आप इसमें dQ को अगर 0 शो कर दें तो जो कांस्टेंट मान होगा वो एंट्रोपी होगी। तो dQ जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ही आप इसको 0 शो करते हैं। तो यहाँ से ds 0/T या 0, तो S इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या अगर आप अलग अलग कोई मान लेते हैं तो S2 माइनस S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू S1, ये नोट कर दिया जाता है।
तो ऐसे बहुत सारे मान हैं। एंट्रोपी को रीड करने के लिए अलग अलग आपको प्रोसेस बताए जाते हैं। जैसे कहा जाए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में स्टेट चेंजेस एट गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस इस तरह का। तो इसमें आप जानते हैं कि हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो डी क्यू का मान एम एल के बराबर होगा। तो आप यहाँ डी एस इक्वल टू एम एल बाई टी रख दीजिए और यहाँ से इनका चेंज इन एंट्रोपी आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टेट चेंजेस भी होता है साथ में, जैसा कि अभी हमने बताया टेम्परेचर के साथ साथ, तो यहाँ से देखिए टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो एम एस डी टी ये आप नोट कर सकते हैं। तो चेंज इन एंट्रोपी अगर आप यहाँ डिस्कशन करते हैं, डी क्यू का मान रख दीजिए एम एस डी टी बाई टी। चेंजेस के लिए इनिशियल से फाइनल कोई वैल्यू रख दीजिए। तो इस तरह से एंट्रोपी चेंजेस का जो मान प्राप्त होगा वो आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। इंटीग्रेशन देखिए डी टी बाई टी लॉग के फंक्शन में लॉग टी बेसी टी आई टी फाइनल। तो यहाँ पर हम रखकर अगर इनिशियल एंट्रोपी को अगर हम कांस्टेंट या जीरो शो कर दें तो एम एस फाइनल और माइनस इनिशियल या लॉग फाइनल बाई इनिशियल बेसिस। तो डिफरेंट सिस्टम है। जैसे कहता है हम वर्क को लेते हुए भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जितने भी रिलेशन है डी क्यू का मान प्राप्त कर लेते हैं और वहाँ से एंट्रोपी चेंजेस सॉल्व करते हैं। जैसे डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये जीरो हो जाता है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो डी क्यू का कोई फंक्शन होगा वो डायरेक्ट डी यू पाया जाएगा और डी यू आप पढ़ चुके हैं म्यू सी वी डी टी के इक्वल होता है। 1 मोल होगा, आप 1 मोल रख दीजिए। यहाँ से चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट वैल्यू, तो आप ये रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ से यह जाएगा म्यू सी वी डी टी बाई टी। कोई इनिशियल से फाइनल चेंजेस है तो लिमिट दे सकते हैं S2 माइनस S1 म्यू सी वी लॉग T2 बाई T1 या फाइनल इनिशियल बेसिस। तो एंट्रोपी पर एप्लीकेशन बहुत है। आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर कंडीशनल इफेक्ट, जैसे हमने कहा कि आइसोकोरिक प्रोसेस या समायतनिक प्रक्रम में वर्क डन जीरो हो जाता है, बी कांस्टेंट है। तो इस तरह से इसमें एंट्रोपी परिवर्तन का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो कोई ये वैल्यू दिया होगा, मान रखकर सॉल्व कर लिया जाएगा। इसी तरह से स्थिर दाब पर है, स्थिर आयतन पर है, प्रदूषण प्रक्रम है, समतापीय है, उन पर ये एंट्रोपी चेंजेस की गणना की जाती है। थ्योरेटिकल हम एक आध दो लाइन डेफिनेशन दे सकते हैं कि एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ एनी एटम्स मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस वेयर स्टेट चेंजेस इज अलाउड फॉर एनी डायरेक्शन। दैट मीन्स सॉलिड में बी कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट और वेपर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु अणु या आयनों की अब जो अव्यवस्था फलन है वो एंट्रोपी को शो करता है। तो एंट्रोपी इज द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल कोऑर्डिनेट विच मेजर्ड डिसऑर्डर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस बाय चेंज इन एनी मैनर टेम्परेचर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। बाय इंक्रीजिंग डिसऑर्डर एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज। तो इसके आधार पर कहा जाता है
कि यूनिवर्स का लगातार आकार बढ़ रहा है तो वहाँ पर एंट्रोपी लगातार इंक्रीज हो रही है। तो इसमें क्लॉसियस स्टेटमेंट भी आपको मिलता है कि फॉर यूनिवर्स, तो आप कहते हैं कि ds ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्लॉसियस स्टेटमेंट में मिलता है कि ब्रह्मांड का लगातार एक्सपेंशन या प्रसार हो रहा है, अतः एंट्रोपी परिवर्तन का मान सदैव धनात्मक प्राप्त होता है। तो ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए और इनके क्वेश्चंस लगाइए। तो हम आपको कुछ नए टॉपिक्स भी लेकर, जैसे रेडिएशन है, कंडक्शन है और इसमें थर्ड लॉ भी है, उन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर आपको लाइट मेन पार्ट है टीजीटी का, आप जानते हैं, जिसमें मैकेनिक्स है, हीट है, लाइट है और वेव्स है। जिनमें आप लोगों ने मैकेनिक्स रीड कर लिया है, वेव्स आपने रीड कर लिया है, हीट चल रहा है, हीट में 1-2 चैप्टर और रह गए हैं और इनके बाद फिर आप लाइट रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयारी करते हैं।